खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सेलाकुई इंडस्ट्री एरिया में स्थित ऑक्सीजन प्लांट कंपनी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑक्सीजन प्लांट निरीक्षण करने के नाम पर केवल खानापूर्ति देखने को ही मिला है और फोटो सेशन के बाद मुख्यमंत्री तुरंत वहां से रवाना हो गए। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करना सिर्फ उनका एक खानापूर्ति ही देखने को मिला। फोटो सेशन के बाद तुरंत वो वहां से रवाना भी हो गए। उन्होंने मीडिया से भी इस दौरान कोई भी बातचीत नहीं की है। ऑक्सीजन प्लांट कंपनी का निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ सैनिक कल्याण मंत्री यानी गणेश जोशी भी मौजूद दिखे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑक्सीजन प्लांट निरीक्षण करने के नाम पर केवल खानापूर्ति ही देखने को मिली है और फोटो सेशन के बाद तुरंत मुख्यमंत्री साहब वहां से रवाना हो गए। खबर बाजपुर से, जहां कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें जिलाधिकारी ने जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए थे। लेकिन कुछ लापरवाह व्यापारियों ने प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नियम का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर चालान काटे। उत्तराखंड में कोरोना महामारी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद थी, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जो लॉकडाउन का अवहेलना करते हुए नजर आए हैं, यानी कि जरूरी दुकानों को छोड़कर भी व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली है और इसी दौरान प्रशासन ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कई दुकानों के दरमियान चालान भी काटे गए हैं। उत्तराखंड के बाजपुर की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू के दौरान व्यापारियों ने कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। उत्तराखंड में भी रोजाना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए ही प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया और जरूरी सेवाएं जो इनिशियल सर्विस थी, हालांकि वो लॉकडाउन में चरणबद्ध तरीके से चलती रही, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जो नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आए हैं और इसके बाद प्रशासन की तरफ से चालानी कार्रवाई देखने को मिली है। लापरवाह व्यापारियों ने प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई है, जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए नियम का पालन नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन ने व्यापारियों के चालान काटे। तो खबर हरिद्वार से, जहां महाकुंभ में सन्यासी और बैरागी साधु संतों के बीच खींचातान शुरू देखने को मिली है, जिसको लेकर बैरागी साधु संतों ने 3 अखाड़ों के साधु संतों से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को भंग करते हुए नए अखाड़ा परिषद की घोषणा कर दी, जिसका नाम बदलकर अब अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद रखा गया। इसमें दिगंबर अखाड़े के किशन दास सिंह जी महाराज को अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष और निर्मोही अनी अखाड़े के महंत राजेंद्र दास को महासचिव बनाया गया है। ज्ञात होगा कि हम 3 महीना पहले अखाड़ा परिषद भंग कर चुके थे और उसके बाद भीटातानी करके लोग अखाड़ा परिषद को लेके चल रहे थे धक्का पलट, परंतु कोई अखाड़ा परिषद की मान्यता नहीं थी। ये बिल्कुल बेबुनियाद अखाड़ा परिषद थी और अपने विचार और व्यक्तित्व से उन लोगों ने अपना भिन्न कार्य किया, जिसे मजबूर होकर कल हम लोगों ने अपना नया वैष्णव अखाड़ा परिषद का गठन कर लिया। समय जो निर्मोही अखाड़ा है वो शाही स्नान करके आ गए। हमारे साथ जो निर्मोही अनी अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास जी हैं, बात करते हैं। गुरु जी, अखाड़ा परिषद में कहीं ना कहीं वो डिवाइडेशन हुआ है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि जो है मैं भव्य और जो है दिव्य कुंभ मेले का संपन्न हो रहा है और उसके लिए यहाँ के शासन प्रशासन
और हमारे वैष्णव साधु संतों को सबको साधुवाद के निर्विघ्न मेला संपन्न हो रहा। सभी अधिकारियों को साधुवाद, सभी पत्रकारों को साधुवाद कि बहुत भव्य और दिव्य आपके माध्यम से लोगों को कहूँगा जो हमारे संस्कृति की जो है अपमान कर रहे हैं, जैसे तैसे बात कर रहे हैं, टीवी पेपर में आने के लिए, लोगों को अपनी छवि बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए जो हमारी संस्कृति की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो हमसे लोग यहाँ कुंभ मेले के माध्यम से आके देखें और सीख लें। गुरुजी, अखाड़ा परिषद भंग हो गया किस तरीके से? नए आए हो, नया आपका अखाड़ा घसीट हुआ है, क्या कहेंगे? वैष्णव अखाड़ा परिषद आज से नहीं, बहुत दिनों से बात चल रही थी। तो जो है वैष्णव अखाड़ा परिषद का निर्वाह और जो है उसका जो है नियुक्ति हुआ है, उसके लिए जो है वैष्णव साधु संतों का बहुत दिनों से जो है ऐसी बात चल रही थी, उसी का हम लोगों ने पालन किया और कल पर अधिकारियों की घोषणा हुई। तो गुरुजी, अखाड़ा परिषद कहीं खत्म हो गया, अखाड़े अलग हो गए? अब देखिए, अभी तो इसका बताएंगे हरिगिरी जी, और जो है हमारे अध्यक्ष हैं और इसके लिए प्रवक्ता भी बने हैं, तो वो ज्यादा इस पे जो है बताएंगे। तो कोरोना ने उत्तराखंड में दहशत फैला रखी है। राज्य में लोग तेजी से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। राज्य में अब तक 1,56,859 पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 1,12,265 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। अब राज्य में 39,031 एक्टिव केस बचे हुए हैं। राजधानी देहरादून की बात की जाए तो देहरादून का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। हर दिन देहरादून में सैकड़ों लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। देहरादून में अब तक 38,306 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देहरादून में अगर हम मरने वाले लोगों की बात करें तो मृत्यु दर भी सभी जिलों के मुकाबले सबसे अधिक है। देहरादून में अब तक 1243 मरीजों ने संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया है। संक्रमण रोकथाम के लिए जिला प्रशासन देहरादून में इलाकों को सील करने के लिए भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि 54 इलाकों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। पूरे प्रदेश में राजधानी देहरादून में सबसे अधिक क्षेत्रों को ही सील किया गया है। और इसके साथ हमारे साथ इस पर लाइव बात करने के लिए ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं रामगोपाल देहरादून उत्तराखंड से। रामगोपाल जी, संक्रमण की जो रफ्तार है वो पूरे उत्तराखंड में बेकाबू है। एक समय ऐसा भी था पिछले, अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें, जब पिछले साल कोरोना ने दस्तक दी थी देश में, तो उस वक्त देहरादून में सबसे ज्यादा कम मामले आ रहे थे या फिर उत्तराखंड में ही सबसे कम मामले थे। लेकिन इस बार क्या वजह रही कि उत्तराखंड भी कोरोना की चपेट में आ चुका है और बुरा हाल है उत्तराखंड का? फिर भी देखें, जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि दिन पर दिन जो कोरोना के जो केसेज हैं वो सामने आ रहे हैं। आज भी जो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो 5,000 को पार कर चुके हैं और जो 24 घंटे में जो मृत्यु का जो आंकड़ा है वो भी लगभग 67 को पार कर चुका है। तो देखा जा सकता है प्रदेश में जिस तरीके से जो कोरोना का जो ग्राफ है वो एक दिन पर दिन जिस तरीके से बढ़ रहा है। हालांकि प्रदेश सरकार इस पर जो है कड़े फैसले ले रही है। दिन पर दिन जो गाइडलाइन है वो उनका अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश और फॉलो कराने के लिए जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ हरिद्वार में चल रहा है, आज स्नान जिस तरीके से साधु संतों द्वारा किया जा रहा है, एक किसी तरीके से भी जो है एक ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रशासन कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल जीरो है। वो किसी भी तरीके से यदि कोई कोविड का जो मरीज जिस तरीके से शुरू भी पहले देखा जा सकता था, पहले जो लहर कोरोना की देश में देखने को मिली थी, तो प्रशासन द्वारा एक सख्त कदम उठाए गए थे, कहीं ना कहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति लगाई गई थी। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा कर्फ्यू लागू किया गया है, लेकिन जो आम लोग हैं सड़कों पर बेवजह घूमते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो सतर्क होता दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल रामगोपाल जी, ऐसे में हरिद्वार की भी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। देहरादून के बाद हरिद्वार ही ऐसा जिला है जहां संक्रमण के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या एक वजह इस बार उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू इस वजह से भी हुआ है क्योंकि महाकुंभ का आयोजन चल रहा है उत्तराखंड में? बिल्कुल, देखिए सुरभि, महाकुंभ का आयोजन है। जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने ये कड़े कदम उठाए हैं, जिस तरीके से पहले पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं तीरथ सिंह रावत, उनके द्वारा स्पष्ट बिल्कुल महाकुंभ को लेकर के जिस तरीके से जो दिशा निर्देश दिए गए थे कुंभ को लेकर के, और फिर प्रदेश में जिस तरीके से मुखिया बदले हैं, बदलने के बाद जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत द्वारा एक कड़े कदम उठाए गए, एक साधु संतों को भी जो है आह्वान कर जगह, यानी कि एक मनाने की, जिस तरीके से साधु संत नाराज चल रहे थे हरिद्वार में, और उनको मनाने के लिए जिस तरीके से एक अपील की गई थी, और जो श्रद्धालु हैं श्रद्धालुओं को भी लेकर के जिस तरीके से एक बुलावा कहते हैं, जिस तरीके से एक अपील की गई थी कि आइए महाकुंभ में आपका स्वागत है। लेकिन कोरोना की स्थिति को देखते हुए जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने
वो जो कदम उठाए थे वो बिल्कुल फेल होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ के जितने भी शाही स्नान हुए हैं उनमें सोशल डिस्टेंस की बिल्कुल धज्जियां उड़ी सी दिखाई दी है, क्योंकि जो प्रशासन है वो उनको यानी कि कोविड की जो गाइडलाइन है उनको सफल बनाने में जो है नाकामयाब दिखाई दिए हैं। जी सुरभि जी बिल्कुल रामगोपाल जी, 1 अप्रैल को जब महाकुंभ आधिकारिक तौर से शुरू हुआ था उस दरमियान एसओपी जारी की गई। प्रशासन ने कहा कि एसओपी के तहत ही लोगों को प्रदेश में एंट्री मिलेगी, और क्योंकि उस टाइम पे 72 घंटे पहले कि आपके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए थी, तमाम तैयारी की प्रशासन ने, लेकिन कहीं ना कहीं सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। 1 तारीख से ही संक्रमण की रफ्तार तेज है, देहरादून, हरिद्वार, हर जगह सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रही हैं, तो प्रशासन की तैयारी कहां गई फिर? बिल्कुल देखिए सुरभि, देखा जा सकता है जिस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ प्रदेश में बढ़ रहा है, और उस तरीके से जो यानी कि जो महाकुंभ हरिद्वार में जिस तरीके से चला था 1 अप्रैल से 28 अप्रैल, क्योंकि अवधि कम कर दी गई थी इस बार कोरोना काल को देखते हुए। जिस तरीके से पहले जो कुंभ होता था वो लगभग 5 और 6 महीने के लगभग, यानी कि जो साधु संत है काफी टाइम से जो है हरिद्वार में आकर के टेंट तंबू जिस तरीके से एक प्रवचन साधु संतों के दिखाई देते थे, वो इस बार कोरोना काल को देखते हुए ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, क्योंकि महाकुंभ फीका और कोरोना जो है इस बार आस्था पर भारी दिखाई दिया है। सुरभि बिल्कुल रामगोपाल जी, ऐसा नहीं लगता कि इस बार का महाकुंभ शायद महाकुंभ का आयोजन जरूरी नहीं था, लोगों की जान बचाना और कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण करना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि सब कुछ ताक पे रखकर और हर चीज जानते हुए भी प्रशासन ने महाकुंभ का आयोजन किया और नतीजा सभी के सामने है। बिल्कुल देखिए सुरभि, जिस तरीके से प्रशासन, हालांकि इस बार प्रशासन द्वारा एक जो कड़े कदम उठाने चाहिए थे, क्योंकि पहले में जिस तरीके से कोरोना का स्टैंड और फिर जो शुरुआत दूसरे स्टैंड को कोरोना के देखते हुए प्रदेश में देखने को मिली थी, वो इस बार जिस तरीके से कड़े कदम प्रशासन को, सरकार को उठाने चाहिए थे स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए। जो एक नियम जो पहले जिस तरीके से बनाए गए थे, यानी कि जो कोविड के जो मरीज होते थे जो निकलते थे उनको आइसोलेशन में भेजा जाता था, अस्पताल बेड को लेकर के एक सुविधाएं जिस तरीके से पहले मरीजों को मिलती थी वो इस बार देखने को नहीं, क्योंकि इस बार जो है स्वास्थ्य विभाग जो कोविड के जो जितने भी जो मरीज हैं वो निकल करके आते हैं तो उनको होम आइसोलेशन कर दिया जाता है। एक तो पिछली बार जो कोरोना का जो ग्राफ देखने को मिला था, पहले स्वास्थ्य विभाग उनको जो है डॉक्टर यानी कि आइसोलेशन वार्ड में भेजते थे और वहाँ उनकी जो डॉक्टर देखरेख करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और इसके लिए एक नई तकनीकी की भी आवश्यकता है, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग यानी कि जिस तरीके से वेंटिलेटर और ऑक्सीजन को लेकर के पूरे देश में हल्ला दिखाई दे रहा है, तो उत्तराखंड में भी जो है वेंटिलेटर जो कि मिलने चाहिए थे मरीजों को वो नहीं मिल रहे। हरिद्वार जैसी सिटी के जो मरीज है वो एक निजी नर्सिंग होमों तक का सहारा जो है मरीजों को लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है कड़े कदम उठाने चाहिए और एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदेश में लाए, ताकि जो है एक जनता को जो है इसकी सुविधा मिल पाए। बिल्कुल रामगोपाल जी, इस बार की कोरोना की जो दूसरी लहर है वो पूरे देश में बहुत खतरनाक है। क्या मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी हर कोई इसकी चपेट में है। पिछली बार जब कोरोना पीक पर था तो उस दौरान प्रशासन ने कई सारे होटल को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया, वहां पर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए, तमाम तरह की चीजें की गई। लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि प्रशासन सिर्फ महाकुंभ के तैयारियों में ही लगा हुआ है। पहले दिन से ही कोरोना, शायद प्रशासन भूल गया है कि इस वक्त पूरा देश महामारी की चपेट में है। तो भी देखिए बिल्कुल जिस तरीके से कुंभ को लेकर के एक मुखिया बदले थे, मुखिया ने जो है जिस तरीके से श्रद्धालुओं से भी अपील की थी, साधु संतों को मनाने को लेकर के महाकुंभ का जो आयोजन किया गया था, उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए था कि कोरोना की जिस तरीके से स्टैंड देखने को मिले, क्योंकि जो शुरुआत उत्तराखंड में देखने को मिली थी दूसरे स्टैंड की, और फिर जो कोरोना का जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है वो एक बिल्कुल बेहद चिंताजनक है। क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन द्वारा यानी कि सरकार द्वारा जो एसओपी गाइडलाइन जारी की गई है और जो प्रदेश में जिस तरीके से बॉर्डरों पर चौकसी बढ़ाई गई है, उसको देखते हुए भी कहीं ना कहीं बेहद चिंताजनक है। हालांकि बॉर्डरों पर तो व्यवस्था जो है प्रशासन की पूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जो बाहर से यानी कि प्रदेश से आने वाले जितने भी श्रद्धालु या फिर आमजन है, जिस तरीके से उनको 72 घंटों की जो कोविड की जो गाइडलाइन का यानी कि एक निगेटिव रिपोर्ट जो लेकर आनी होती है, तभी उसको प्रदेश में जो है प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। उसकी चौकसी तो बॉर्डरों पर जो है साफ देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना की जो चैन है इसको तोड़ने में कितना सफल जो है प्रदेश सरकार हो पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सुरभि बिल्कुल रामगोपाल जी, प्रशासन 3 शाही स्नान करने के बाद लोगों से अपील करता है कि कोरोना पीक पर है और लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पहला शाही स्नान भी भारी तादाद में लोग मौजूद हुए, वहां पे श्रद्धालु पहुंचे, शाही स्नान हुआ। दूसरा शाही स्नान भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, तीसरे शाही स्नान में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन जब चौथा शाही स्नान, आखिरी शाही स्नान होता है
तो वहां पर प्रशासन कहता है कि कोरोना पीक पर है तो कम से कम लोग आए और इस बार महाकुंभ को कहीं ना कहीं अवॉइड करें। तो ऐसा नहीं लगता कि जो पहले दिन प्रशासन को तैयारी करनी चाहिए थी वो आखिरी दिनों में करता है? बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से अब यानी कि जो आज शाही स्नान यानी कि अंतिम जो महाकुंभ का जो आज स्नान है उसको लेकर के प्रशासन द्वारा जिस तरीके से पहले ही साधु संतों के साथ में बैठकें की गई थी और हिदायत भी दी गई थी जिस तरीके से कि आज जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए ताकि जो है कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके। हालांकि हरिद्वार जो है कोरोना के मामले में उत्तराखंड में दूसरे पायदान पर चल रहा है, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं हरिद्वार में वो तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और मौतों का आंकड़ा भी जो है लगातार जारी है। जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर के प्रशासन ने इस बार जो तैयारियां की थी वो पहले भी करनी चाहिए थी, क्योंकि पहले के जो शाही स्नान देखने को मिले थे उनमें सोशल डिस्टेंस की बहुत जिस तरीके से एक धज्जा दिखाई देखने उड़ने मिली थी, तो कहीं ना कहीं मास्क भी जो है साधु संतों पर नहीं दिखाई देता। हालांकि प्रशासन द्वारा जगह जगह गेट पॉइंट बनाए गए थे सैनिटाइजेशन को लेकर के जी, लेकिन प्रशासन जो है बिल्कुल इस महाकुंभ को लेकर के फेल होता दिखाई दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना का जो ग्राफ है वो प्रदेश में जो बढ़ रहा है तो उसको लेकर के बेहद चिंताजनक है। लोग जो है इसमें भयभीत भी हो रखे हैं। जी बिल्कुल रामगोपाल जी, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना संक्रमण की जो बढ़ती रफ्तार है उसका जिम्मेदार कौन? हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते अगली अहम खबर की। अगली अहम खबर नैनीताल से सामने आ रही है, जहां नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं में बुधवार से 3 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। बाजारों में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इसी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के भी दरमियान जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सड़कों पर वाहनों की देखी गई लंबी लंबी कतारें। जाम के चलते कई घंटों तक फंसी रही एम्बुलेंस। कर्फ्यू में भी जरूरत के सामान रहेंगे उपलब्ध। एसपी का कहना है, आपको बता दें कि संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए और बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने के लिए नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर और लालकुआं में बुधवार यानी कि कल से 3 मई तक के लिए कर्फ्यू का आदेश दिया गया। बाजारों में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इसी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। आपको बता दें कि लोग जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर काफी वाहनें दिख रही हैं, वाहनों की लंबी कतारें हैं। जाम के चलते कई घंटों तक एक एम्बुलेंस में फंसी रही। कर्फ्यू के दौरान भी जरूरत के सभी सामान उपलब्ध रहते लोगों को मिल सकेंगे। तो सरकार की नई गाइडलाइन जारी होने के बाद अब कोरोना को लेकर पुलिस ने लालकुआं में सख्ती बढ़ा दी है। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने चेक पोस्ट पर चेकिंग तेज कर दी और पुलिस द्वारा अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को बिना कोविड रिपोर्ट होने पर जिले में आने के लिए नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस चेक पोस्ट पर कोतवाल संजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों को रोककर जांच कर रही है और RT-PCR रिपोर्ट देखने के बाद ही पुलिस जिले में प्रवेश करने के लिए दे रही है। संक्रमण को देखते हुए अब उत्तराखंड में पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई है। आपको बता दें, जो भी लोग उत्तराखंड के बाहर राज्य से जिले से आना चाह रहे हैं वो सभी लोग अब प्रवेश नहीं कर सकते। लगातार पुलिस गाड़ियों की जांच कर रही है। लोगों के पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी वो उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं। ये जब से कोविड कर्फ्यू की घोषणा हुई है, बल्कि बाजारबंदी का जो आदेश हुए थे, उसके बाद बॉर्डर्स पे हमारी चेकिंग अभियान लगातार जारी है और तेज़ कर दिया गया है। यहाँ पर हमें इस तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बाहर से टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं यूपी से या देश के किसी भी हिस्से से, उनकी RT-PCR रिपोर्ट चेक की जा रही है। अगर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं 72 घंटे की, तो उनको अलाउ किया जा रहा है, पास कर दिया जा रहा है। तो टिहरी के गंगोत्री ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत इंटर गांव निवासी जगत सिंह राणा का भवन रोड निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन BRO द्वारा समस्या पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान भवन स्वामी जगत राणा ने कहा है कि BRO की लापरवाही के कारण उनका मकान टूटा है और वो इस समस्या को लेकर BRO को लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं की जाती है आने वाले समय में तो उनका पूरा परिवार आंदोलन पर उग्र होगा। खारे का मामला है, हम BRO के चक्कर में मर गए सर। उस समय से हम BRO कार्यालय में जा के मर गए। इंडिविजुअल में तेखला भी गया तो उनके कमान अधिकारी से मिलके भी आया, उनको अपनी पूरी यथा सुनाई भी। सर ये ऐसी स्थिति आ गई, मेरे मकान की पूरी जर्जर हालत में हो गया, इसका आप कुछ कीजिए।
उन्होंने उस समय से कुछ नहीं किया और आज ये मेरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया और अभी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं सर जी। पंचायत मेरे इंदर क्षेत्र पंचायत के अधीन राजस्व कांडीखाल NH के माध्यम से अभी कार्य निर्माणाधीन है। जिस कार्य से ये मकान पूर्ण रूप से क्षति हुई है, ये बिहारों की पूर्ण रूप से लापरवाही की वजह से मकान मालिक के द्वारा कई बार अवगत करवाया गया, जिला प्रशासन बिहारों को संबंधित विभाग के द्वारा अवगत करवाया गया, लेकिन उनकी लापरवाही के कारण आज ये परिवार इस तरह से रोड पे आ चुका है कि जिससे उनके परिवार को काफ़ी। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अहम खबर की। अगली अहम खबर टिहरी से सामने आ रही है, जहां टिहरी में कोरोना पर काबू पाने के लिए डीएम आशीष श्रीवास्तव पूरे दमखम से अपने अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर काम में लगी हुई है और हर दिन चेक पोस्ट, कोविड अस्पतालों, आपदा सेंटरों में जाकर नजर रख रही है। डीएम ने कोविड-19 की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का हौसला बढ़ाने के साथ साथ कोविड ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि टिहरी जिले में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की चेक पोस्ट पर कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही उनकी पूरी डिटेल पता कर मोबाइल नंबर नोट करके ही जिले में प्रवेश करने के लिए दिया जाए। डीएम ने टिहरी जिले में भद्रकाली, कैलाश गेट और तापेवन चेक पोस्ट पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और साथ ही नरेंद्र नगर अस्पताल, सुरसिंहधार नर्सिंग कॉलेज पहुंचकर कोविड के अनुरूप की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। हम लोग के ज़िले में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग टीम लगी हुई है, वैक्सीनेशन की टीम लगी है, ओपीडी भी चल रही है जितनी मतलब चल सकती हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स की कमी हो रही है। तो उसी को रैशनलाइजेशन की हम कहाँ बेस्ट हम डॉक्टर्स प्लेस कर सके, तो उन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। उपनल से पीआरडी से नए स्टाफ मांगे गए हैं, वार्ड बॉय, वार्ड आया, स्टाफ नर्स, तो इन सब पे भी सीएमओ से बात की गई कि कब तक ये यहाँ पर पहुँच जाएंगे ये सारे लोग हैं। उसके अलावा कुछ इक्विपमेंट्स थे तो उसके फंड हमारे पास आ चुके हैं, तो वो फंड इनको तुरंत ही स्वीकृत कर दिए गए और ये इक्विपमेंट्स की व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाएगी जो भी कमी हो रही थी। और बाकी आज इन्हीं सब चीज़ों पे निगरानी का आज खबर लक्सर से सामने आ रही है, जहां नजमुल पत्नी हबीब लक्सर कोतवाली के एसएसआई नितेश शर्मा को कहा है कि उन्होंने अपने नंदोई के कहने पर लक्सर नगर की एक चिटफंड कंपनी में 3 लाख रुपए की एफडी कराई थी, जिसमें 5 साल बाद उन्हें 6 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन एफडी का समय 1.5 साल पहले ही पूरा हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी ने साल भर पहले पुलिस के दबाव में 3.70 लाख रुपए दिए, बाकी की रकम के लिए कंपनी उन्हें चक्कर कटवा रही है। एसएसआई शर्मा ने कहा कि कंपनी का हेडक्वार्टर देहरादून में है, वहां के अधिकारियों को कोतवाली बुलाया गया है। यदि कंपनी ने ग्राहकों का पैसा वापस नहीं किया तो कंपनी अधिकारियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई भी करेगी। अगली खबर भी लक्सर से, जहां खानपुर विधायक कुंवर प्रवण सिंह चैंपियन ने उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर और खानपुर बॉर्डर पर कोविड-19 सैंपलिंग टीमों के काम और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके अलावा विधायक ने खानपुर खेल स्टेडियम, बारात घर और प्रहलादपुर आईटीआई कॉलेज के निरीक्षण कर इनमें बिजली, पानी, शौचालय आदि की तमाम व्यवस्था कर उन्हें कोविड केयर सेंटर और कोरोना सैंपलिंग और टीकाकरण केंद्र बनाने के निर्देश भी दिए। इस दौरान बॉर्डर पर निरीक्षण के दौरान मास्क और सैनिटाइजर की कमी मिलने पर चैंपियन ने नाराजगी जताई और नोडल ऑफिसर को तुरंत व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। विधायक चैंपियन ने कहा कि टेस्टिंग और वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को गांव में जाकर लोगों को समझाने और विभाग का सहयोग करने की भी बात कही। खबर रामनगर से, जहां कोसी घाट पर बने हनुमान मंदिर पर हनुमान जयंती के पर्व पर भक्तों ने बड़े धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई, जहां मंदिरों में दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। हनुमान जयंती के मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया और कोरोना को खत्म करने के लिए लोगों ने मन्नतें भी मांगी। कोविड के कारण इस बालाजी मंदिर में बहुत धूमधाम से जय हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता था कई सालों से, लेकिन कोविड की वजह से इस प्रोग्राम को बहुत सूक्ष्मता से मनाया गया है, जिसमें हम लोगों ने केवल प्रसाद वितरण किया, वरना बहुत बड़ा भंडारा भी होता है यहाँ पे। वो भंडारे का प्रोग्राम बहुत सूक्ष्म किया गया। लोगों से हमने अपील की थी कि जय भंडारे के समय या बाबा के दर्शन के समय लोग 1-1, 2-2 करके या घर से कुछ होकर बाबा के दर्शन करना है, एक साथ मंदिर में भीड़ ना लगाएं।
तो हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है, लेकिन ये साल खास है क्योंकि इस साल हनुमान जयंती वाले दिन मंगलवार ही है। आपको बता दें कि रुड़की के प्राचीन हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य रजनीश शास्त्री ने कहा कि इस दिन थोड़े से प्रयासों से ही बजरंगबली को प्रसन्न किया जा सकता है। इस दौरान हनुमान जी और भगवान श्री राम जी की पूजा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिवर्ष श्री हनुमान जी की जयंती पर मंदिर में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था, लेकिन कोविड संक्रमण के चलते पिछले साल की भांति इस साल भी श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़ी ही सादगी के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने नगरवासियों से घर पर रहकर ही पूजा अर्चना करने की अपील की। आचार्य लोकेश शास्त्री ने कहा कि कोविड संक्रमण के चलते मंदिरों के घंटों पर भी कपड़ा बांध दिया गया है और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दिए गए समानुसार ही मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। हनुमान जी को किस रूप में परिभाषित करें, ये हमारे शब्द पे बहुत कम पड़ेंगे। हनुमान जी ने जो त्याग, तपस्या, समर्पण का भाव, स्वामी भक्ति जो उनके अंदर रही, मैं समझता हूँ इस कलिकाल में यदि हम उनके पुष्प गुणों को अपने जीवन में धारण करें, आत्मसात करें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन होगा और भगवान की परम कृपा हम पर बनेगी। हनुमान जन्मोत्सव का बड़ा तो नैनीताल जिले के भीमताल झील में 51 साल के व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान कुंदन सिंह पिथौर राजगढ़ गुरना निवासी के तौर पर हुई है। स्थानीय नाव चालक की मदद से भीमताल पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक कुंदन सिंह एक सप्ताह से अपने घर से गायब थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आज हम जब यहाँ पर अपने क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे तो एक बॉडी हमें तैरती हुई दिखाई दी और इस संबंध में एक बेरीनाग थाने की टीम हमारे थाने में आई थी कि वहाँ से एक व्यक्ति कुंदन सिंह सन ऑफ नारायण सिंह रायागढ़ के दिनांक 17/4/2021 से गुमशुदा थे और तो मुझे जानकारी थी तो मैंने तुरंत बेरीनाग थाना इंचार्ज से संपर्क किया और यहाँ पर झील में तैरते हुए शव की फ़ोटोग्राफ्स उनको भेजी और उनके परिजनों से संपर्क किया, उनको भी फ़ोटोग्राफ्स भेजी तो उनके द्वारा बताया कि संभवतः वही व्यक्ति हैं और इस समय मौके पर परिजन आ चुके हैं, उनके द्वारा शव की पहचान। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।